स्वागत है दोस्तों, आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। जो मौलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो बुनियादी होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं इंसान के लिए, उन जो अधिकार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो देखते हैं यहाँ पर, बिना देर करते वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं इनका अर्थ क्या होता है यहाँ पर। देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं। ऐसे अधिकार होते हैं जो मानव जीवन के अस्तित्व मौलिक अर्थात यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर ये अधिकार ना मिले इंसान को तो इंसान मुर्गे के बराबर बन जाता है यहाँ पर। यहाँ क्या होता है, मतलब जिनके बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता, ये अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं कि अभाव मनुष्य का अस्तित्व निरर्थक होता है। ये चीज़ हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं इसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, मतलब ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं, किसी इंसान को ये अधिकार ना मिले तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। उसका होना ना होने के बराबर है, क्योंकि उसका हम यहाँ पे शोषण भी कर सकते हैं। शोषण उसका होता है मतलब यहाँ पर, और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, जो हर जगह सरकार जो होती है, जो उसके नागरिक होते हैं, उनके विकास के लिए कुछ खास अधिकार निश्चित करती है यहाँ पर। ये जो खास अधिकार होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनकी जो आज़ादी, मतलब जो लोग हैं सबको नहीं मिलते हैं यहाँ पर। और अगर खास तौर पे किसको मिलते हैं यहाँ पे, जो अल्पसंख्यकों के लिए, जिन्हें आज़ादी, समानता और गरिमा के साथ जीने के लिए अधिकार देते हैं यहाँ पर, और समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने में मदद करते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है, ये अधिकार कौन से हो सकते हैं? जीने का अधिकार है पहली चीज तो, जो इंसान को पैदा होते ही मिल जाते हैं। समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये अधिकार जरूरी किस लिए है इंसान के लिए, कि वो जी पाए। मगर जैसे हमने कहा, समानता का अधिकार है, कुछ लोग समाज में पिछड़े वर्ग से होते हैं यहाँ पर, तो उनको समाज की जो मुख्य धारा है उसमें लाने के लिए भी अधिकार जरूरी होते हैं। तो ये अधिकार होते हैं हमारे मौलिक अधिकार यहाँ पर। जो भारतीय संविधान होता है, इसके अंदर हमारा जो संविधान जो है, इसमें हमारे 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनको दिया गया है। पहले 7 थे, बाद में 6 हो गए थे। इसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन सारे अधिकारों को हम चर्चा करेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, ये जो अधिकार होते हैं हमारे, ये होते हैं सुरक्षित और गारंटीकृत। मतलब जो राज्य सरकार, जो सरकार होती है देश की, वो इसकी गारंटी देती है, वो इसको निश्चित करती है, कोशिश करती है कि यहाँ पर ये लोगों को सही से मिल पाए। दूसरा यहाँ पर ये है कि सरकार जो होती है, और जो न्यायपालिका होती है, ये उसका काम होता है कि इनको निश्चित करे कि ये बरकरार रहे और हर इंसान को मिल पाए इनमें, जिन्हें आम तौर पर मनुष्य में निहित माना जाता है और राज्य द्वारा इसे दूर नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी कहा कि एक अधिकार है हमारा बराबरी का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो ये अधिकार ऐसे हैं कि ये इंसान को जो पैदा होता है इंसान मिल जाते हैं जभी। तो जो सरकार जो होती है इनकी जो रक्षा करनी चाहिए, सरकार को ये काम सरकार का है यहाँ पे। बल्कि ये ना करे कि छीने बैठ जाए इनसे अधिकार लोगों से। जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको हम प्राकृतिक अधिकार भी बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें प्राकृतिक से मिलते हैं। जीना, बराबरी और जो आज़ादी है यहाँ पर, ये इंसान को पैदाइश से मिलते हैं यहाँ पर। अब बात करें हम भारत के संक्षेप में अपने, कि भाई भारत के बारे में क्या है यहाँ पर। तो भारत के जो संविधान है उसके भाग 3 में ये दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये निहित है, मतलब 32 तक ही होते हैं खास तौर पे तो यहाँ पर ये। इसी बारे में कहा जाता है कि जो ये अधिकार है पहली बार कहाँ पर लोगों को दिए गए, जैसे डॉक्यूमेंट के तौर पर ये दिए थे ब्रिटेन के राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे, इनका नाम था जॉन। 1215 में उन्हें दिए थे अधिकार यहाँ पे लोगों को। इसमें कहा गया मैग्ना कार्टा, जहाँ पे कुछ लोगों के जो अधिकार थे उनको दे दिए गए थे वहां पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो 6 अधिकार भारत के अंदर कौन कौन से हमारे हैं। पहला अधिकार हमारा है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा अधिकार है हमारा, सॉरी, पहला अधिकार होता है, मैं समानता का अधिकार बोलना है मुझे, ठीक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। फिर आता है हमारा धार्मिक जो समानता का अधिकार है, मतलब जो आज़ादी है,
उसका अधिकार है हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि 29 अनुच्छेद से लेकर 30 अनुच्छेद जो है वहां तक ये मौजूद है हमारे। एक अधिकार अभी और है, इसमें मैं बता दूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। तो पहले जो चार अधिकार हमारे आते हैं वो है 14 से लेकर 18 जो अनुच्छेद हमारे जो संविधान के तहत दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, पहला अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 14 के अंदर समानता के अधिकार में। यह है विधि के समक्ष समानता। विधि क्या है यहाँ पर? संविधान, कानून। कानून की नजर में हर इंसान बराबर होता है। दिखाया जाए कि कानून बनता है, पट्टी बंधी हुई, तो इंसान को देखने का तराजू उसके हाथ में यहाँ पर होता है, वो समझ पाता है कि बराबरी क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि कानून के समक्ष हर इंसान को बराबरी मिलेगी। हर इंसान जो है कानून के समक्ष बराबर है, उसके अधिकार बराबर होंगे। कहीं पर ऐसा भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जा सकता। हालांकि उसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हमने कहा कि जो अनुच्छेद 361 है उसमें क्या क्या कहा गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल अपनी जो शक्तियों का और कर्तव्यों का इस्तेमाल करेगा अपने कार्यकाल के समय, तो उसको जवाबदेही नहीं होगी अदालत के जरिए सामने की कोई तरह की यहाँ पर। और उसके जब काल चल रहा होगा उस पर कोई कार्यवाही भी यहाँ पर दीवानी हो चाहे आपराधिक कार्यवाही हो, वो नहीं की जा सकती। अगला अधिकार हमारा इसमें ही आता है, नहीं अभी और एक चीज और बताई जिसके अंदर मैंने, संसद है। संसद के अनुच्छेद जब लिखा हुआ है इसमें अनुच्छेद 105 में और अनुच्छेद 194 में, इसमें ये कहा गया है कि जो संसदीय सदस्य जो होते हैं, जो एमपी लोग होते हैं हमारे, और जो समितियां जो काम करती हैं वहां पे सपोर्ट के लिए, कोई राय अगर वो देती हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई बात अगर वो बोलते हैं, तो वो जवाबदेह नहीं है उसके लिए बाहर यहाँ पर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 15। पहला जो अनुच्छेद तक होता है हमारा, जो कानून है उसके सामने बराबर इंसान, मतलब विधि के समक्ष समानता। अब आता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि समानता मिलनी चाहिए हमें इस हिसाब से यहाँ पर। इसमें क्या है कि भाई कोई इंसान कहाँ पैदा हुआ है, किस जाति का है, जन्म स्थान कौन सा है, आदमी है औरत है, उच्च जात नीच तो खैर होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। धर्म कौन सा, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, पारसी है, क्रिश्चियन है, ज्यूज है, उससे कोई फर्क नहीं है। कानून की निगाह में हर इंसान बराबर होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे। उसी बात को दोबारा से दोहराया गया है इस कानून के अंदर, हाँ, इस अनुच्छेद के अंदर यहाँ पर। हालांकि इसमें कुछ अपवाद रखा गया है यहाँ पर, कि अपवाद क्या है। देखो, हर जाति का इंसान पर हमारी बात करें हमारे देश की तो खास तौर पर, हर जात का इंसान बराबर नहीं है हमारे देश के अंदर। हर धर्म का इंसान बराबर नहीं है यहाँ पर। मगर फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और कोई सामाजिक या फिर शैक्षणिक रूप से पढ़ा लिखा नहीं कोई, हाँ, पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो उसके उत्थान के लिए यहाँ पर जो आरक्षण है वो किया जा सकता है और करना चाहिए भी राज्य को। वजह क्या है कि देखो, अब मान लीजिए मैंने सीधी सी बात यहाँ पर ये कहा कि एक इंसान है पढ़ा लिखा नहीं है और एक इंसान पढ़ा लिखा है, तो बराबर कहाँ से हो जाएंगे? खुद सोचने वाली बात है कि वो पढ़ा बराबर कहाँ से हो जाएंगे यहाँ पर। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ज्यादा मौके दिए जाए पढ़ाई के यहाँ पर। अब उसमें क्या होगा, फ्री पढ़ाई मिल जाए उसको, स्कॉलरशिप मिल जाए, किताबें मिल जाए, स्कूल जाए तो खाने की नहीं खाना मिल जाए उसको, मिड डे मील मिल जाए। तो इससे क्या होगा, वो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, सोचता है बच्चों को काम पे भेज दें, पढ़ने से बेहतर है, तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर भेज सके। अब महिलाएं हैं यहाँ पर, वही हाल है भाई। कुछ लोग नीचा जात के मानते हैं हमें, कुछ मतलब जो वही जो उच्च जात नीच जात यहाँ पर होती है हमारे समाज के अंदर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद जो 15 था उसमें क्या था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता मिलनी चाहिए। यह अधिकार कहता है लोक नियोजन, सरकारी लोक नियोजन और सरकारी नौकरी में अवसर की बराबर समानता या बराबरी। मतलब यहाँ पर ये है कि हर जो धर्म के लोग हैं, जात के लोग हैं, लिंग के लोग हैं, सरकारी नौकरी के अंदर उनको समान अवसर प्राप्त यहाँ पर होने चाहिए। हालांकि नहीं हो पाते, फिर भी जब नहीं हो पाते क्योंकि लोगों को मौका नहीं मिल पाता, तो इसके लिए यहाँ पे अपवाद रखा गया है फिर से, कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या फिर हमने कहा कि एससी हैं, शेड्यूल क्लास है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको यहाँ पर कुछ आरक्षण देना चाहिए ताकि वो सीट सिर्फ उन्हीं की नहीं पक्की हो जाए, सिर्फ उस सीट पे वही लोग काम कर सकें यहाँ पे, ताकि उनको भी मौका मिल पाए सरकार में अपने हिस्सा देने का यहाँ पर। और देश में मतलब क्या होगा, इससे बराबरी कायम होगी।
फिर आता है हमारा अनुच्छेद 17। ये बात करता है अस्पृश्यता के बारे में, मतलब जो छुआछूत है उसका अंत किया जाना चाहिए समाज के अंदर। कोई जो नीच जात का है उसको छूत नहीं मानना चाहिए यहाँ पर। और छूत किस तरह से नहीं मानना चाहिए यहाँ पर हमें, कि मान लो कहीं वो किसी कॉलेज में गया, किसी स्कूल में गया, हॉस्पिटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, तो वहां पे उसको दाखिला नहीं मिला, मतलब उसको जाने दिया नहीं गया। वहां के बर्तन हैं, वहां की किताबें हैं, खाने की चीजें उसको नहीं दी गई, और उससे ऐसे शब्द इस्तेमाल किया गया कि तू नीच जात का आदमी है, तेरे साथ यही होना सही रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं हम छुआछूत, और ऐसा करना बिल्कुल संविधान के अंदर मना है। अगर कोई सरकारी अधिकारी ऐसा करता है तो जो आम इंसान करेगा उससे दंड मिलना चाहिए, मिलता है यहाँ पे सरकारी अधिकारियों को। ये है हमारा अनुच्छेद 17। यहाँ पर आता है अगला अनुच्छेद, ये है 18। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का उन्मूलन। इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या है, हमने कहा जो उपाधि होती थी पहले, सर है, ये है, वो है, मतलब बहुत सारी पहले होती थी उपाधियां कि भाई सरदार है, बड़े गुरु हैं, ये है, वो है, तो चलती चलती थी उस टाइम के अंदर। तो इसको खत्म किया गया है। सिर्फ यहाँ पर रखी गई दो उपाधियां, एक तो रक्षा में है, एक शिक्षा में है, जो मिलती भी हैं। अक्सर लोग आप देखिए कभी कैसे रक्षा देते हैं, शौर्य पदक मिल रहा है यहाँ पर, और बहुत से पदक यहाँ मिलते हैं भारत के अंदर हमारे। तो वो पदक जो मिलना चाहिए वो मिलता चाहिए, मतलब दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर। मगर इसके अलावा जैसे हमने कहा कि पैसे की बल पे मिल जाए, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, गरीब आदमी, बड़ा आदमी, तो उसको मेडल दिया जाए अमीर होने के चक्कर में, तो वो देना बिल्कुल बंद है यहाँ पर। हालांकि आप बाहर के देश देते हैं हमें शैक्षणिक और सैनिक उपाधियां, तो हम ले सकते हैं। मगर इसके लिए जरूरी यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे देश का, वो हमें सहमति दे इस चीज की, नहीं कि हाँ आप ले सकते हो इन उपाधियों को। फिर आता है यहाँ पर हमारा, आगे आते हैं, समानता के हमारे 4 अधिकार यहाँ पे पूरे होते हैं। पहला यहाँ पे क्या था हमारा, विधि के समक्ष समानता, और ये था हमारा अनुच्छेद 14 यहाँ पर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 15, जिसमें हमसे कहा गया कि भैया सबको बराबरी की मतलब चाहिए यहाँ पर नौकरी। ये आ गया आपका 15 के अंदर, ये रहा, जाति स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर इंसान को यहाँ पर समान अवसर मिलने चाहिए। फिर आता है हमारा 15, नौकरी के अंदर बराबरी होनी चाहिए यहाँ पर। फिर आता है हमारा 17 यहाँ पर, छुआछूत का अंत यहाँ पर। फिर आता है हमारा 18, जिसमें कहा गया कि जो पादरियां हैं वो छीन दी जाएंगी लोगों से, वो खत्म कर दी जाएंगी यहाँ पर। अब आता है हमारा अनुच्छेद 19। इसमें क्या कहा गया यहाँ पर, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब बात की गई यहाँ पे आजादी, बोलने की आजादी हो इंसान को यहाँ पर। जो सरकार है उसके खिलाफ सब लोग बोल सकें यहाँ पर, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन जो है लोग कर सके सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नीतियां हैं, या फिर जो अपने काम को करने हो, जो समारोह को करना हो यहाँ पे वो कर सकें। मगर देश के जो आर्थिक स्थिति है, जो देश की अखंडता है, उसको नुकसान ना पहुंचे यहाँ पर। संघ हो, समितियां हो, बनाने की आजादी का वो आजादी है यहाँ पर। भारत के किसी राज्य में आके बसना, व्यापार करना, उसकी आजादी यहाँ पर। तो ये चीज में आती है हमारी अनुच्छेद 19 के अंदर, अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की आजादी में यहाँ पर। अगली आती है हमारा अनुच्छेद आता है 20। इसमें क्या कहा गया है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब वही आजादी। कोई आदमी है उसको दोषी पाया गया या दोषी नहीं पाया गया, तो उसकी जो आजादी है वो छीननी नहीं चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, कई बार सरकारें जो होती है निरंकुश बन जाती है सरकार से, कभी अक्सर तो अब देखने को मिलता ही रहता है आपको कि सरकार जो है निरंकुश है। वो क्या करती है, लोगों पे जबरदस्ती इल्जाम लगाती है, या इल्जाम लगाए बगैर उनको अरेस्ट कर लेती है, यानी कि जो उनकी आजादी है उसको छीन लेती है यहाँ पर। तो इसमें यही कहा गया है कि मनमाने और अत्याधिक दंड के खिलाफ सुरक्षा, कि सरकार जो ढंग जो कर रही है, लोगों का जो शोषण करती है सरकार अपनी ताकत के आधार पर, वो करना बंद करे। जो इंसान ने अगर गुनाह करा तो गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसको सजा मिलनी चाहिए यहाँ पर, ये भी ना हो उसके अंदर। दूसरा है यहाँ पे कानून के अनुसार उसको सजा मिले, जो सजा उसने करी है, जो सजा विधि के अंदर जो संविधान में तय की गई है यहाँ पर, वही सजा का वो हकदार बनता है, वही उसको मिलनी चाहिए यहाँ पर। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
इसने एक बार गुनाह कर दिया, सजा मिल गई, बात खत्म, आगे वापस सजा उसको नहीं मिलेगी यहाँ पर। किसी अपराधी के लिए अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पुलिस किसी को मार पीट के कहे कि भाई तू गवाही दे अपने खिलाफ, खुद के खिलाफ, या तू अपने मुंह से ही बोल ये बात को, गुनाह कबूल कर अपना दोस्ती। मतलब गुनाह करा है तो मान इस बात को, मगर मार पीट के वजह से उससे ये काम नहीं करवाया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद कहता है 20 है। इसमें कहा गया है भाई, दोष सिद्ध के खिलाफ सुरक्षा, यहाँ पे मतलब आजादी। यहाँ पर अगर आपको दोषी पाया गया तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो खत्म ना हो। इससे पहले तो जो थी वो थी अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी। इसमें 19वां अनुच्छेद। अब आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण। मतलब क्या है, इंसान की जिंदगी और उसकी जाति, हम कहेंगे इंडिविजुअल लिबर्टी का यहाँ पे संरक्षण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप, जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति की जो आज़ादी है या जिंदगी है उसको छीन सकती नहीं है यहाँ पर। यानी कि किसी को आप दखलंदाजी किसी के काम के अंदर नहीं कर सकते हैं, सिवाय कानून द्वारा विस्थापित प्रक्रिया के अनुसार। किसी ने कोई अपराध करा है उसको आप कैद कर सकते हैं यहाँ पर। उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड एवं गिरफ्तार प्रक्रिया द्वारा के माध्यम से ही किया जा सकता है। यहाँ पे गिरफ्तार, ऐसा न करने पर गिरफ्तार करने एवं मृत्युदंड देने वाले पर उचित कार्रवाई की जा सकती यहाँ पर है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो पुलिस है, सीधी बात माने तो पुलिस जो है वो किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब उसकी जो आज़ादी है उसको छीन सकती नहीं है यहाँ पर। उसके लिए जरूरी है यहाँ पे कोई कानून के समक्ष यहाँ पे उसने कोई अपराध किया हो यहाँ पर। और अगर ऐसा फिर भी किसी ने किया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और की जानी चाहिए यहाँ पर। फिर आता है, ये हमें सरकार की मनमानी नीतियों में शोषण करने वाले कानूनों से संरक्षण प्रदान करने में कार्य करती है, जिससे अनेक प्रकार के शोषण से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। इसमें मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। इसमें क्या है कि सरकार का जो मनमानापन है, जो इससे पहले हमने पढ़ा अनुच्छेद 20, उसमें भी यही था यहाँ पर, कि सरकार का जो मनमानापन है, किसी को भी कैद कर लेना, किसी की जो आज़ादी उसको छीन लेना, वो बिल्कुल भी यहाँ पर होना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, इंसान की नहीं जरूरत क्या है जीने की, क्या चाहिए उसको, आज़ादी, इज्जत चाहिए। अगर वो जेल में पहुंच गए तो उसकी गई आज़ादी। दूसरी चीज क्या गई उसकी, यहाँ पर जो उसकी अपनी गरिमा है, जो उसकी इज्जत हो गई यहाँ पर। तो इसका यहाँ पे क्या है, क्या कहा है कि इसकी रक्षा होनी चाहिए यहाँ पर। और इसी का एक अनुच्छेद है यहाँ पर, सब इसमें जोड़ा गया है यहाँ पर अपने अनुच्छेद के अंदर बिंदु। ये है अनुच्छेद 20A। इसमें क्या कहा गया है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये जोड़ा गया आपके 2002 के अंदर 86वें अनुच्छेद के जरिए से। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा 14 साल से 6 से 14 साल का बच्चा जो है उसकी शिक्षा फ्री में उसको दी जानी चाहिए, उसको मिड डे मील मिले, ताकि बच्चा जो है दिक्कत ना हो पढ़ने के लिए। स्कूल में किताब स्कूल से मिले, ड्रेस उसको स्कूल से मिल चाहिए यहाँ पर। हालांकि इसमें क्या है, यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक शिक्षा चाहिए यहाँ पर बच्चों में चाहिए, मतलब पढ़ना लिखना उसको आ जाए यहाँ पर। और इसमें क्या है, उस शिक्षा और जो व्यवसायिक शिक्षा जो है, मतलब हमें क्या है, स्किल वगैरह सीखना है, कोई काम सीखना है, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेगी यहाँ पर। ये काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है और ये अधिकार हमारा है, गवर्नमेंट नहीं करती तो हम ले सकते हैं इस अधिकार को। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 22। इसमें है कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण। क्या है यहाँ पर, कुछ विशेष स्थितियां, किसी पे अधिकार लग गया मर्डर का, यहाँ पर किसी पे अधिकार लग गया हमारी देश की सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ पर क्या है कि जब जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि कोई उसको मार ना दे, उसको कोई मार ना दे। किसी पे मतलब किसको मान लो किसी पे इल्जाम लगा दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट लगाती रहता तो ये गवर्नमेंट ही करती है ऐसा, कि भाई ये देश विरोधी कार्यवाहियां कर रहा है, तो अब उसके लिए जरूरी यहाँ पर ये हो गया है, जो फिलहाल होता तो खैर है ही नहीं यहाँ पर, कि उसको पुलिस फोर्स का कोई हिस्सा दिया जाए जो उसकी करे हिफाजत। हालांकि वो अपराधी सिद्ध नहीं हुआ, उस पर सिर्फ इल्जाम लगा है यहाँ पर, और अगर वो सिद्ध होता है तो भाई भाई जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी होगी उसके ऊपर यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, कि दंड दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं। पहला है दंडात्मक
मुकदमा चलने और दोषी साबित होने के बाद दिया जाएगा दंड। मतलब मान लिया गया कि हाँ भाई दोषी हो गया, तो प्रूफ हो चुका है यहाँ पे दोषी है, तो सजा मिलनी पक्की है यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या कहा है हमने कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार, कि भाई बताओ तुम गिरफ्तार कर क्यों रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है और मेरे से क्या अपराध हुआ है यहाँ पर। फिर है हमारा वकील की परामर्श और उसे अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करने का अधिकार, कि वकील से मशवरा कर सके हम यहाँ पर और अपने रक्षा के लिए वकील को हम हायर कर सकें। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना आपको होता है। अगर आपने नहीं करा तो आपके खिलाफ क्या होगा, यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है यहाँ पर। 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे हिरासत की अनुमति ना दे। तो 24 घंटे बाद मतलब क्या है यहाँ पर, जब मजिस्ट्रेट के पास वो गया नहीं तो मजिस्ट्रेट उसको क्या कहेगा, भाई तू जा, हटा दे दो यहाँ पर। ये चीज होती है। फिर आता है हमारा निवारक कार्रवाई, दोषी साबित होने से पहले का दंड यहाँ पर। ये अक्सर पुलिस करती है ऐसा, कि पुलिस किसी को मारती है, पीटती है यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी आज़ादी का हमने कहा यहाँ पर, सुरक्षा का जो हमारा हिसाब था यहाँ पर, वो छिन जाती है हमारी। तो ये चीज़ यहाँ पर जो सिक्योरिटी देता है हमें, कौन देता है, हमारा जो संविधान है वो देता है, कि भाई आपकी सुरक्षा की जाएगी और आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा यहाँ पर। ये आपकी आज़ादी को ना छीनने से रोकने के लिए है ऐसा। फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें है 23 से 24 दो अधिकार आते हैं फिर इसके अंदर। पहला है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, बेगार, जिसको हमने कहा मानव तस्करी, जबरन श्रम, मतलब यहाँ पर किसी को आपने कुछ पैसा दिया या कुछ कुछ और चीज दी यहाँ पर, और वो चुका ना पाया, तो आपने जबरदस्ती उसको अपना गुलाम बना लिया यहाँ पर। इंसान के बॉडी के पार्ट्स काट के उसको बेचना, इसका यहाँ पे क्या क्या गया है, बिल्कुल इसको रोकथाम इसके ऊपर लगाई गई है। इसके लिए हम कहते हैं भाई 1956 के अंदर अधिनियम पारित किया गया था यहाँ पर, जिसके तहत जिसने तस्करी करी यहाँ पर और बंधुआ मजदूरी करवाई किसी से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 24, जो बात करता है आपकी बाल श्रम का निषेध, कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का निषेध। मतलब यहाँ पर ये है कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उम्र के, उनसे आप कोई से भी कारखाने में काम नहीं करवाओगे। हाँ, उसके बाद आप काम करवा सकते हो, मगर परिस्थितियां फिर भी ठीक होनी चाहिए यहाँ पर। इसमें क्या है कि इसमें हानि रहित कार्य, निर्दोष काम करने में रोजगार पर रोक नहीं लगाई गई। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए यहाँ पर 1986 में, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम। फिर है 2006 में बाल श्रम, बाल और किशोर श्रम अधिनियम और निषेध विनिमय अधिनियम बनाए गए यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है धार्मिक समानता का या समता का अधिकार, जो कि है आपका 25 से 28। 30 इसके अंदर वो 3 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। पहला है अंतरकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की आजादी, स्वतंत्रता यहाँ पर, कि मैं कोई धर्म चाहूँ उसको मान सकता हूँ, उसको प्रकट कर सकता हूँ। मतलब ये मान लीजिए कोई 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 हिंदू है तो वो चाहे तो कपड़े पहन सकता है, कोई मतलब सीधा बोले कोई सिख है तो वो दाढ़ी रख सकता है, यहाँ पे पगड़ी लगा सकता है सिर के ऊपर अपने, उसमें क्या है यहाँ पर, उसको आज़ादी है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये चीज़ है। अपने धर्म को हम जो है क्या कहा हमने, विवेक के जरिए से, कि जो धर्म जो हम कर रहे हैं उसको पालन कर सकता है यहाँ पे जो चाहे। फिर इसमें यहाँ पे क्या है, बोलने का अधिकार शामिल है, कि जो धार्मिक विश्वास है उनको मैं खुलकर बोल सकूं, मगर ऐसा भी ना बोलूं कि जो दूसरा धर्म है उसको आहत करूं मैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, हमारी जो अधिकार है, जो मेरी आज़ादी है मुझे मिल तो गई यहाँ पर, जो दूसरे की वो चली गई यहाँ पे उल्टा। तो ऐसा भी ना हो यहाँ पर। फिर आता है हमारा प्रचार का अधिकार, अपने धर्म को आप प्रचार कर सकते हैं यहाँ पर, मगर किसी को जबरदस्ती यहाँ पर जबरन उसका धर्मांतरण नहीं कर सकते यहाँ पर। फिर आती है इसकी सीमाएं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार धर्म की स्वतंत्रता के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई नैतिकता है, कोई स्वास्थ्य, मतलब यहाँ पर क्या है कि दंगे ना भड़क जाए, लोगों में दुश्मनी ना बन जाए, यहाँ पर समाज की व्यवस्था खराब ना हो जाए, इसके लिए इस पे हम रोक लगा सकते हैं यहाँ पर। इसमें कुछ अपवाद हैं यहाँ पर, सरकार कुछ मामलों धार्मिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब जो बुरी प्रथाएं, बुरे काम है, उनको सरकार जो है रोक सकती है यहाँ पर। जैसे हमने कहा सती और मानव बलि, इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आगे हम देखें यहाँ पर अपना अनुच्छेद 26, इसमें क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी यहाँ पर।
मतलब क्या है कि धर्म को मानने की आज़ादी मिलती है हम आपको यहाँ पे अनुच्छेद 25 से यहाँ पर। फिर मिली आपको यहाँ पर क्या, धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी। मतलब क्या है, संस्थाएं खोल सकते हैं आप, उनको बना सकते हैं यहाँ पर, किताबें छाप सकते हैं अपनी यहाँ पर आप, और जो संस्थाएं हैं उसकी चंदा भी आप इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पर। ये धार्मिक संप्रदाय को अपने स्वयं के मामले में प्रबंध का अधिकार प्रदान करता है। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण का भी अधिकार ये प्रदान करता है। मतलब आप प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हो, रख भी सकते हो यहाँ पर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 27, जिसमें कहा गया है, धर्म के प्रचार के लिए कर धन से मुक्ति। मतलब क्या है कि धर्म के ऊपर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि शुल्क भी नहीं लगेगा आपके ऊपर, शुल्क लगेगा यहाँ पर, मगर आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जो धार्मिक संस्थाएं, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, धार्मिक जो कार्य होंगे इसमें। सार्वजनिक धन किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखवाले के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। जो ये धन है, ये मतलब इसका मतलब ये है जो हमने पैसा दिया है टैक्स के अंदर, ये है हमारा यहाँ पर सार्वजनिक धन। इसको किसी खास धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सबने दिया है, तो प्रमोट किसी को कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर। किसी भी धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर समर्थन देना, संरक्षण देना, समर्थन करना, ये क्या है, प्रतिबंधित बिल्कुल है यहाँ पर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 28, क्या है, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, कि हम अपनी धार्मिक शिक्षाएं जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। सरकार द्वारा संचालित जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं होता। हालांकि ऐसा कुछ संस्थाएं हैं, जैसे हमने कहा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नाम पे होती है, धर्म के नाम पे चल रही होती है बहुत सी, वहां पर जो शिक्षा जो होती है वो मिल रही होती है, साथ में धार्मिक शिक्षा यहाँ पर मिल रही होती है, तो उसमें इसकी आज़ादी है, मगर जो सरकारी जो स्कूल कॉलेज में आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है हमारा यहाँ पर अनुच्छेद 19 से लेकर 23 तक। 29वां अनुच्छेद क्या कहता है इस बारे में, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, जो कम तादाद के अंदर लोग हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनके जो इनके अधिकार हैं, हित हैं, उनकी रक्षा की जानी है यहाँ पर। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों की प्रत्येक वर्ग को अपने विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। मतलब क्या है, जो मैं धर्म, जो मेरी जो भाषा है, मैं उसको सीख सकता हूँ, उसको प्रमोट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, और कोई उसका यहाँ पर हनन न करे, इसके लिए मैं जो कोर्ट है वो जवाबदेह भी यहाँ पर है। किसी भी नागरिक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा होता भी है, और जो भी गलत है बिल्कुल यहाँ पर। मतलब किसी से ये कह सकते तू भाई नीच जात का है, तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेज के अंदर, यहाँ पर ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और कोई भी ऐसा अगर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है इसके अंदर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 23, जो कि बात करता है आपके संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब क्या है कि भाई संस्थाएं खोले, अपनी कॉलेज खोले, स्कूल खोले, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए स्पेशल आरक्षित स्कूल होना चाहिए यहाँ पर वो, और उनके जो प्रचार प्रसार करना, प्रशासन जो करना है उसका, वो खुद उनको करने का अधिकार यहाँ पर होना चाहिए। अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार इसमें शामिल है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मौद्रिक राशि उनके लिए गारंटी अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी। मतलब क्या है कि संस्थान खोलने की जमीन उनको मिलनी चाहिए यहाँ पर, और जमीन कोई बनी हुई है बिल्डिंग, और सरकार जो है वो लेना चाह रही है उसको, तो सरकार को यहाँ पर निर्धारित जो मुआवजा है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी जो जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज को हटा रहे हैं वहां से। इस संबंध में जो अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रावधान जोड़ा गया था। अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। मतलब सर का जो हमने कहा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, किसी खास वो जो अल्पसंख्यक उनका है, तो उस पर जो सरकार है भेदभाव नहीं करेगी। फिर आता है हमारा आखिरी जो चल रहा है हमारा, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है 32 से 35 तक। इस बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं, ये संविधान का हृदय और आत्मा है, ठीक है, जो कि जरूरी है बहुत सारे। इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर आते हैं। इसमें यहाँ पहला क्या अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को
न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि किया सही तरीका या फिर जो कारण है वो क्या है, गैर कानूनी या फिर असंतोषजनक है, तो जो न्यायपालिका है वो बंदे को छोड़ेगी, जो अपराधी यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर इसमें जो लोगों के अधिकार है उनकी रक्षा की जा रही है। यहाँ पर मतलब जो हमने यहाँ कहा गिरफ्तारी हो, इसमें क्या हुआ, आपकी जो आज़ादी का अधिकार है वो छीन गया। तो यहाँ पर क्या है कि जांच जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए कि बंदा मुजरिम है भी या नहीं, अगर नहीं है तो छोड़ दो उसको। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए खुद एक जो अधिकार है वो मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कुछ उचित व्यवहार द्वारा उच्च न्यायपालिका द्वारा किए जाने का जरूरत यहाँ पर होती है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 32 संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, इसलिए इसे संविधान संशोधन के माध्यम से भी कभी भी दूर नहीं या फिर खत्म नहीं किया जा सकता। ये बरकरार रहेगा हमेशा। सभी जो यहाँ पर चीज है हमारी, इसके अंदर चार जो प्रावधान किए गए हैं। पहला है परम आदेश। एक मिनट जरा रुक जाए आप। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर इसमें क्या था, परम आदेश यानी कि आदेश देना। कि देगा आदेश आपको कौन, कोर्ट देगा। यहाँ पर ये आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। मतलब जो पुलिस है वो रिश्वतखोरी कर रही है। यहाँ पर किसी के इल्जाम में किसी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वह अधिकार मतलब यहाँ पे क्या है, आदेश जारी किया जाएगा और जो वो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसके अंदर। फिर आता है यहाँ पे निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के को आक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या फिर प्रतिषेध लेख जारी करती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कोई अधिकार, मान लो हमने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का या फिर नीरज जी का, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनके दबाव में काम करने लग गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनको क्या कर देगी, यहाँ पर उनके लिए ऑर्डर जारी कर देगी, उनको रोक देगी ऐसा करने से। फिर आता है हमारा अधिकार प्रेक्षा, जिसमें है हमारा जब न्यायालय को जब मतलब इसमें क्या होता है, जब जो न्यायपालिका है उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायपालिका अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उस व्यक्ति को पद से हटा देती है, फिर रोक देती है काम करने से। मतलब कोई व्यक्ति है किसी काम करने के लायक नहीं है, वो फिर बैठ गया वहां पर, रिश्वतखोरी करके वहां पर बैठ गया, तो उसको वहां से हटा सकती है वो। इसके अलावा इसमें क्या है, उत्प्रेक्ष रिट मतलब 4 रिट होते हैं यहाँ पर मेनली। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायपालिका या फिर न्यायालय जो है उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्ष द्वारा उससे ऊपर की अदालत या फिर समक्ष अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है यहाँ पर। मतलब मान लीजिए कोई अधिक अदालत है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई काम के पास पहुंच गया करने के लिए और वो सही से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करती है, बड़ी हाई जो कोर्ट होती है उसको उनको लेती है यहाँ पर, और जो बड़ी कोर्ट होती है हमारे किसको दे जाती है, भैया आप संभालो उस केस को यहाँ पर। तो ये थे हमारे जो मौलिक अधिकार थे। और वीडियो आपको लगी हो अच्छी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।